ज्यादा याचिकाओं पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों ने दलीलें दी, तो वहीं केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। इस दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक तीखा सवाल केंद्र के वकील तुषार मेहता पर दाग दिया। सिब्बल और सिंघवी ने वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री पर सवाल खड़े किए, तो चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा, मिस्टर मेहता, क्या आप ये कह सकते हैं कि अब से हिंदू संस्थाओं में मुस्लिमों को भी एंट्री मिल जाएगी? वे उसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब आप साफ साफ दीजिए। चीफ जस्टिस ने वक्फ की संपत्तियों पर विवादों में कलेक्टर को निर्णय लेने की पावर दिए जाने पर भी सवाल खड़े कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिर अदालत वक्फ संपत्ति पर फैसला क्यों नहीं कर सकती? इस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया कि वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की ताकत कलेक्टर को मिली है। वक्फ का रजिस्ट्रेशन तो हमेशा से अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर भी रजिस्ट्रेशन के जरिए ही होता है। उन्होंने कहा कि 1995 के एक्ट में भी ऐसा ही था। वहीं कपिल सिब्बल का ये कहना कि नया कानून मुतवल्ली को जेल में डालने वाला है, इस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया कि ऐसा तभी होता है जब वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। इसके पहले कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में ये भी कहा कि इस कानून में कलेक्टर को ये ताकत दी गई है कि वो ये तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। यदि कोई विवाद हुआ तो ये शख्स सरकार का प्रतिनिधि होगा। इसके अलावा मामले में यही व्यक्ति जज की भूमिका भी अदा करेगा। ये तो असंवैधानिक हुआ। कानून ये भी कहता है कि जब तक कलेक्टर की ओर से तय नहीं किया जाता, तब तक किसी भी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सीनियर वकील ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि नया कानून कहता है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ तभी माना जाएगा जब उस वक्फ की डीड हो। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे क्या परेशानी हो सकती है? सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की अवधारणा है। मान लीजिए मेरे पास कोई संपत्ति है और मेरी कोई संतान नहीं है, फिर मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से तो हेल्प ही मिलेगी। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि वक्फ बाय यूजर तो अब खत्म कर दिया गया है। अयोध्या के फैसले से ये पता चलता है। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि फर्जी दावों को रोकने के लिए वक्फ डीड की बात कही गई है, तो सिब्बल ने जवाब दिया कि ये इतना आसान नहीं होगा। वक्फ की संपत्तियां सैकड़ों साल पुरानी हैं, वो तो 300 साल पुरानी संपत्ति की भी वक्फ डीड मांग लेंगे, और असल में समस्या तो यही है। बहरहाल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल इस मामले पर कोई फौरी आदेश नहीं दिया गया है कोर्ट की तरफ से। आगे की सुनवाई का फिलहाल इंतजार करना होगा। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। देखिए, बिल्कुल कोर्ट कन्विंस हुआ और कोर्ट पहले से भी जानता था। ये बेंच पूरा समझती थी कि ये मामला क्या है। बेंच ने 4 पॉइंट को है रेज किया। उसमें बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे। जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर। उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया? पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जाकर के सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता, और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो ये चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका, और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रेजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए, और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को। और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया, और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। अच्छा, नोटिस इशू किया गया है, कुछ इस तरीके की बात सामने आई है या कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया है? नहीं, अभी क्या है, कल डिसाइड कोर्ट ने कहा कि अब मिस्टर मेहता हम आप नोटिस इशू करेंगे और आप जो है जवाब दे दीजिएगा। तो मेहता ने खुद कहा कि सर आप मुझे इशू कर दीजिए, हम 15 दिन में इसको सुन के 15 दिन के अंदर हम एफिडेविट ले आएंगे, डे टू डे आप इसको सुन लीजिए, आप स्टे मत लगाइए।
जज ने कहा कि नहीं, स्टे लगाना जरूरी है, इंटरिम रिलीफ देना जरूरी है, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल केस। जी, तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी पिटीशन जो है मुजीबुर रहमान साहब, उसको कब सुनने की बात कही है कोर्ट ने? वो तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। जज साहब ने ये कहा है कि जिसकी पिटीशन आज 11 बजे तक आ गई थी उसको आज सुना गया है। कुछ लोगों ने मेंशन की अपनी पिटीशन, उनको जज साहब ने नहीं सुना है, कोर्ट ने नहीं सुना उसको। वो नेक्स्ट जो है जब वो लिस्टिंग होगी, स्क्रूटनी पार करके जब आएगी तब उसको देखा जाएगा। कल 2 बजे। कल 2 बजे। ऐसा लग रहा है कि वक्फ की संपत्ति अब डी नोटिफाई नहीं होगी, अंतरिम ऑर्डर उसी तरफ आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, और जिस तरह से ये वक्फ की जमीनों को कब्जा करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, उस पे कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है इसमें राहत मिलेगी। ठीक है, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये भी चिंता जताई गई कि जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पे भी वक्फ का दावा किया गया है, इस तरह के भी मुद्दे होते आए। मैं वहाँ चेयरमैन रहा हूँ, हमने अभी ऐसा कभी नहीं। देखिए, कोई भी आदमी खड़े होकर के मीडिया के अंदर कह दे, देखिए वक्फ की यहाँ पर दिल्ली के अंदर 1977 प्रॉपर्टीज हैं और सबका गजट नोटिफिकेशन है, वो सब जो है गजट में है और एरिया भी गजट के अंदर है। जबकि मैं चेयरमैन था तो हमने सारे केसेस जीते। अब जब इनका, जैसे मैं मिसाल देता हूं कि ये सारी चीजें अब उसके बाद जब मैं 2023 में चेयरमैन नहीं रहा, पद से हट गया, तो अब रेवेन्यू जो सेक्रेटरी है वो जो है उसको देख रहे हैं। तो शाही ईदगाह का मसला आया, तो शाही ईदगाह की जमीन को बाकायदा उसने एफिडेविट दिया कि हमारी नहीं है। एक नखुंजी मस्जिद है वहां, उसके अंदर मेहरौली के अंदर कई सारी दरगाहें हैं, उस पर उन्होंने जो है क्लेम किया। मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार या स्टेट अगर किसी जमीन को लेना चाहती है तो सीओ या जो डीएम को ये पावर दे रहे हैं तो वो उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 123 प्रॉपर्टीज का, और सारी जमीनें उन्होंने अपने अंडर ले ली थी। तो मैं, क्योंकि इनके अधीन नहीं आता, क्योंकि हमारी अलग सरकार है और ऑटोनोमस बॉडी थी, तो मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर और सारी जमीनें वापस लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का है और वो केस चल रहा है। अगर इन्हीं का होता, ये डिविजनल कमिश्नर जो आज है या जो सीओ है अगर आज है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी का या रेवेन्यू जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ वो चला जाता, कभी नहीं जाता। तो यही एक साजिश है इनकी कि स्टेट का ही आदमी इनका जो है सीओ, वो सीओ रहे, स्टेट का ही चेयरमैन रहे, और डीएम को सबसे ऊपर जबकि रखा गया है। जबकि मैं यहाँ चेयरमैन था, हमारे जो ऑर्डर होते थे, बोर्ड के जो ऑर्डर होते थे, उसको जो है कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, सिर्फ एलजी सुपरसीड कर सकता था। अब डीएम को चेयरमैन से और बोर्ड से ऊपर अगर आप बना रहे हो तो इसका क्या मतलब है, हमारी समझ में नहीं आता। अच्छा, सरकार के खिलाफ कभी प्रॉपर्टीज में आपको लगता है कि अब चली भी जाएंगी जिस तरह मामला है? क्योंकि अभी तक जो है वो 64-65 प्रॉपर्टीज जाती हुई नजर आ रही है हाथ से। देखिए, इन्होंने तो ले लिया था ना, 123 प्रॉपर्टी तो इन्होंने ले ली थी। एक नोटिफिकेशन जारी करके यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था कि वक्फ जो है इस पे कब्जा किए हुए ये हमारी जमीन है। अगर मैं हाईकोर्ट नहीं जाता तो ये तो सारी जमीन चली जाती। एक अकेली अगर आप तिकोना कब्रिस्तान की बात करो जो 60 बीघे का है, अगर आप उसकी वहां पे मार्केट रेट के हिसाब से बात करो, अगर 7 लाख रुपया भी मानो तो 42,000 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है। उसके राइट साइड में डीपीएस के पीछे 484 खसरा है जो 30 बीघे का है, वो इन्होंने जबरदस्ती ले लिया। जबकि 123 में स्टे चल रहा है, केस चल रहा है, ले लिया। लाल मस्जिद आपके सामने मिसाल है कि उसके पीछे की सारी जमीन कब्रिस्तान की ले ली, मस्जिद के पीछे की, और वहां बिल्डिंग बना दी। वो ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा है। माता सुंदरी रोड का कब्रिस्तान है वो इन्होंने ले लिया। वो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ यही तो था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो वक्फ का नहीं था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एलएनडीओ का था। तो आप ट्रिब्यूनल में हैं और हम हाईकोर्ट भी गए तो कहा ट्रिब्यूनल से जब फैसला आ जाएगा, तो ट्रिब्यूनल के फैसले